Good morning, everyone. My name is Ashish Kumar, and my education qualification is BSc from Delhi University, and also BPed from Delhi University, and now I am pursuing in MPed from LNIP Gwalior. So today we will discuss about dispersion, what is dispersion and its meaning, and what are the characteristics of dispersion, and what are the types of dispersion, and also we will solve numerical question through SPSS. Okay, so we start. सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है, तो हम सिंपल वर्ड में समझे कि कोई भी वैल्यू जो हमारी सेंट्रल वैल्यू है वो हमारी ऑब्जर्वेशन से कितना वेरी करती है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस या उनके बीच का गैप कितना है। ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू हमारी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होती है। सेंट्रल वैल्यूज होती है हमारी मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक हम छोटे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट है 2, 4 और 9। ठीक है, 2, 4 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा इसका सम आएगा 15। ठीक है, तो 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा मीन निकल के आ जाता है 5। और मीन का फॉर्मूला यही होता है कि सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा एन। ठीक है, जो भी हमारा सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हम देखेंगे हमारा मीन निकल के आ गया 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी यूनिट थी 2। अब हम देखेंगे 5 और 2 के बीच में कितना गैप है, 3 का। ऐसे हम देखेंगे 5 और 4 के बीच में कितना गैप है, 1 का। और 5 और 9 के बीच में गैप है 4 का। तो जो भी ये गैप निकल के आए ये हमारी क्या है, एक तरीके से डिस्पर्जन। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि डिस्पर्जन को हम क्या और किस नाम से डिस्पर्जन को जाना जाता है। उसके डिस्पर्जन को और हम कह सकते हैं स्कैटर, स्प्रेड और वेरिएशन। मतलब कि वेरिएशन जो होता है कि अब मैंने समझाया था कि वेरिएशन मतलब उनके बीच का डिस्टेंस या उनके बीच का गैप कितने यूनिट्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखते हैं हम इस सीरीज ए में मैंने 5 ऑब्जर्वेशन लिए, 100 100 100। यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन सेम है। और सीरीज बी में हम देखेंगे कि 98 99 100 101 102, मतलब ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सब आसपास है। और सीरीज सी में 1 3 2 एंड 4 एंड 490। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम इनका क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी में 5 है और सभी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 500 है। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, सीरीज ए में हम देखेंगे कि 5 यूनिट है और इनका टोटल जो आ रहा है वो 500। सीरीज बी में भी इनका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 है, टोटल जो है 500, सेम एज सीरीज सी में भी बिल्कुल सेम है। जब हम इनका क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, तो मीन हमारा आ जाता है 100। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा 100 आया है कि वो इन यूनिट्स के बीच में कहाँ वेरी करता है। मतलब इनका जो मीन वैल्यू आई है वो 100। जब हम देखेंगे सीरीज ए में 100 और 100, मतलब इनके बीच में कोई डिस्पर्जन नहीं है। डिस्पर्जन जो है वो मतलब कि 0 है बिल्कुल। वो डिस्पर्जन मतलब बिल्कुल लेस है, कम है, और 0 है ही नहीं मतलब। और सीरीज बी में हम देखते हैं कि 98 99 100, यानी कि ये जो डिस्पर्जन है हमारा 100, ये कहाँ वेरी करेगा, बिल्कुल इनके अगल बगल में, थोड़ा थोड़ा आसपास में, मतलब इसके बीच में जो डिस्पर्जन है बिल्कुल लेस है। और सीरीज सी में हम देखते हैं 1 3 2 4 एंड 490, यानी कि इनके बीच में जो डिस्पर्जन है वो तो बहुत हाई है। ठीक है, तो जो भी हम देखते हैं डिस्पर्जन, हमारा एक अच्छा डिस्पर्जन क्या होता है, जितना भी डिस्पर्जन हमारा लेस होगा, यानी कि सीरीज बी में हमने देखा कि डिस्पर्जन हमारा इतना कम है, तो वो डिस्पर्जन हमारा अच्छा माना जाएगा एज कंपेयर टू डिस्पर्जन हाई एंड डिस्पर्जन 0। तो और हम आगे देखते हैं कि एक चीज और कि जो हमारा डिस्पर्जन था, इसको जिसके जितने भी प्रिंसिपल्स या फिर फॉर्मूलाज वगैरह जितने भी बनाए वो सारे कार्ल पियर्सन ने बनाए। अब हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। या मतलब इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी और समझना बिल्कुल आसान। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है,
जो हम मीन के फॉर्मूले में देखते हैं कि हमारा क्या आता है सिग्मा एक्स बाय सिग्मा एन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें उसको डिवाइड करना था, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मैटर करती है। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन करना एकदम रिजिडली है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है हमारा उससे अफेक्ट नहीं होता है। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो भी हमारे पास अनड्यूली फ्लक्चुएशन होती हैं सैंपल के अंदर उससे भी ये अफेक्ट नहीं होता। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड स्टैटिकल एनालिसिस, यानी कि ये जो भी हमारे मैथमेटिकल स्टैटिकल जितने भी वो होते हैं उसका हमें एनालिसिस और उसको उसके ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है। इसके रिलेटेड टॉपिक्स हम देख सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीडियन, मीन एंड मोड। ठीक, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि देखते हैं कि हमारा इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। डिस्पर्जन के मेनली 2 टाइप्स है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। इनमें एक बस सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जितने भी होते हैं हमारा, ये किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं हम इन्हें, और जो भी हमारे रिलेटिव मेजर होते हैं ये क्या होते हैं यूनिट फ्री होते हैं, मतलब इनको मेजर करने के लिए हमें किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने अपनी डेफिनेशन में लिख रखा है कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर एक्सप्रेस्ड in the units of variable itself like kilograms, rupees, centimeters, marks, मतलब इन सबको जो भी हमारी वैल्यूज हैं हम उनको इन चीजों से डिनोट करते हैं, इन चीजों से मेजर करते हैं। और उसको उल्टा होता है कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑब्टेन फ्रॉम रेशियो और परसेंटेज और एवरेज, मतलब इनको रेशियो, परसेंटेज और एवरेज में देख सकते हैं। दिस आर ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, इनको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है। These are pure number of percentage that are totally independent of the unit, मतलब मैंने अभी इनका डिफरेंस बताया था ना, तो उसमें देखा था कि जो भी हमारे डिस्पर्जन है इसमें कोई ये क्या होते हैं कि ये यूनिट फ्री रहते हैं, इनमें किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पर किलोग्राम, रुपीज इन सब में मेजर किया था ना यूनिट्स को, कि हमारे पास यूनिट्स किस फॉर्म में है, किसी यूनिट में है, तो ये हमारा रिलेटिव मेजर के अंदर कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम 5 चीजों को देखते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये सारे में इनके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। और रिलेटिव मेजर्स में भी हम इस पर इनके में क्या होता है कि इनमें कोफिशिएंट ऐड हो जाता है, बाकी सारी चीजें एकदम सेम रहती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि और इनको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मेरे पास 7 क्या है, मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, मैंने इनको अरेंज कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी, तो हमें उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने लिखा 2 3 3 3, मतलब 3 हमारा 3 बार आया तो उनको एक साथ, उसके बाद 4 6 एंड 7, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, मैंने उनको इंक्रीजिंग में अरेंज कर रखा है। तो दूसरा हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेंज हमें कैसे निकालनी है। रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हम देखते हैं सबसे लार्ज कौन सा इनके अंदर, 7। तो हमने क्या करा कि 7 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 7 को हमने यहाँ लिखा, और हमारे पास लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 2। तो हमने क्या करा, 7 में से 2 माइनस करा, तो इक्वल टू में आ गया हमारा 5, यानी कि जो 5 है हमारा वो रेंज निकल के आ गया। सेकंड हम देखते हैं हमारी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होती है कि मतलब एक जो हमारे पास डेटा है, क्वार्टाइल का मतलब ही मतलब 4 पार्ट में उस चीज को डिवाइड करना। ठीक है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q3 और Q1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो बहुत सिंपल है। और तो Q3 के लिए हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। और Q1 के लिए भी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इसमें किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Q1 को कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे हम 7 ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1 करा, 4 डिवाइड बाय 8, तो 8 को 4 से करेंगे तो सेकंड टर्म जो आएगी हमारी यहाँ पर 3, वो हमारी Q1 हो जाएगी। और Q3 के लिए 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे इंटू 2 से, तो हमारी 6th टर्म जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, Q3। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। तो हम देखो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है कि Q3 और Q3 को Q1 में से माइनस, यानी कि 6 माइनस 3 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 1.4 हमारी क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी।
और हमारा सेम ऐसे है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आता है सिग्मा एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स बाय मीन को निकालना पड़ेगा, किसके लिए, मीन डेविएशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है कि इनको इंक्रीजिंग में अरेंज कर लेना, 2 3 3 3 जैसे मैंने करा, 4 6 और 7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि मीन को जो भी हमारा मीन निकालना है। ठीक है, सिग्मा एक्स बाय एन करेंगे तो हमारा 28/7 हमारा 4 मीन निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में से 4 को लेस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 1 1 0 0 3 10। ठीक, तो हमारा ये टोटल करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड, मतलब उसको पॉजिटिव में ही इंक्लूड करना है हमें। तो सिग्मा एक्स बाई एन की हमारी वैल्यू हो गई 10 और उसको हम डिवाइडेड करेंगे 7 से, तो हमारा मीन डेविएशन निकल के आ जाएगा 1.42। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल देख रहे हैं आप, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। ठीक है, तो अंडर रूट में सिग्मा एफ आई यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी थी हमारी, हमने उसका क्या करा था, मीन निकाल कर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से माइनस किया था। तो जो भी वैल्यू आई, अब हमें क्या करना है, बस उसका स्क्वायर करना है। जैसे पहले हमने 2 निकाला था तो यहाँ पर 4 आ गया, 1 निकाला था तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, अंडर रूट में 20 डिवाइडेड बाय 7, तो ये अंडर रूट में 3.3 निकल के आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारे पास 1.82 आ जाएगा, सिंपल एकदम। ठीक है, अब सेम हम करते हैं वेरिएंस के लिए। वेरिएंस के लिए हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा यहाँ पर जो भी हमारा निकला है 1.82, इसका हमें बस क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। देखेंगे कि जो भी हमारे पास 1.82 था, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है, अगर आपको नोट करना हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा 3.51 हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड हम चलते हैं कि हमारी रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसके लिए सिंपल है, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस थी उसको स्मॉलेस्ट में से माइनस करके उसको सेम डिवाइड करना है उसके प्लस में। 7.7 में से 2 गए, 7 में से 7 प्लस 2 5/9 0.55, इसका हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ गया। सेम एज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें मीन से डिवाइड करना है। 1.6 से डिवाइडेड बाय 4 0.42 हमारा आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेम है, उसको हमें मीन से डिवाइड करना है। 1.42 हमारा मीन डेविएशन आया था, 4 से हमने उसको डिवाइड किया तो 0.35 हमारा आ गया निकल के। और एक हमारा लास्ट रह गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइडेड करना है मीन से, इनटू में 100, तो हमारा 45.5 निकल के आ गया। तो हमने वहाँ पर देखा था कि हमने उसको मतलब कि अपना प्रैक्टिकली कैसे निकाला था। अब अभी इसको देखते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा था उसको हम एसपीएसएस के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास डेटा है उसको हमें वेरिएबल्स में जाना है, जो भी नाम हमें यहाँ पे लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी है वो आज यहाँ पे आ जाएगी। दोबारा डेटा व्यू में गए, जो भी आइटम है हमारे पास उसको सिलेक्ट किया, स्टेप 1। उसके बाद हमें क्या करना है, एनालिसिस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल निकल के आ गया, इसको हमें यहाँ पुट करना है। स्टैटिक्स, जो कि हमें यहाँ पर सारा निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, रेंज क्या है, ठीक है, मीन कैसे निकालना है, तो ये सारा हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा निकल के आ गया डेटा जितना भी था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, हमारा आंसर बिल्कुल उसके तरीके से सेम आएगा। ठीक है, और सेम अगर हमें उसका रिलेटिव मेजर निकालना है, सेम एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, और हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की जगह डिस्क्रिप्टिव में जाना है, वेरिएबल्स को पुट करना है, ये हमारा सारा निकल के आ जाएगा, रेंज, वेरिएंस जो भी हमें निकालनी है।